अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स कुछ आम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर है। जनाब, खबरें इंपॉर्टेंट है जी। आज आपको बताएंगे कि जो सेनेट के टिकट का मसला है वो अभी तक हल नहीं हुआ, बल्कि बड़ा ही है। और इस सिलसिले में कुछ तब्दीलियां भी जो हैं वो बड़ी तेजी से की गई हैं। क्या इसमें कोशिशें हैं, क्या भागदौड़ चल रही है, इसके ऊपर बात होगी। इसी दौरान पीटीआई की तरफ से, बल्कि पीटीआई के शेख वकास अकरम साहब की तरफ से ये अनाउंसमेंट सामने आई कि ARY चैनल का बॉयकॉट किया जा रहा है। और इसके ऊपर जो है वो फिर एक अलग ही जंग शुरू हो गई। वो क्या थी, इस पर भी बात होगी। इसके साथ साथ आज मारंग बलोच साहिबा को भी पेश किया गया अदालत में काफ़ी अरसे के बाद। उनकी तरफ से क्या पेशरफ्त है। आज इमरान खान साहब ने एक इंट्रा कोर्ट अपील जो है वो दायर की है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। और फिर ये भी आपको बताएंगे कि मजीद आगे क्या नोटिस वगैरह जारी करके कुछ आवाज़ों को चुप करवाने की कोशिश है। तो ये सब कुछ इस व्लॉग में। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो सबसे पहले जी बात का आगाज कर लेते हैं कि सेनेट का जो टिकट है, इलेक्शन है, उसके ऊपर मसला हल नहीं हो रहा अभी तक। आपको मालूम है कि जो इमरान खान साहब की तरफ से अलीमा खान साहिबा ने पैगाम पहुंचाया था, उसके मुताबिक तो उन्होंने ये कहा था कि पार्टी डिसाइड कर ले। जबकि बैरिस्टर सैफ जो उनसे पहले ही मुलाकात करके निकल चुके थे, उन्होंने कहा है कि जी इमरान खान साहब ने तो एक लिस्ट अप्रूव कर दी और उन्होंने वो लिस्ट जो है वो मीडिया को शेयर भी कर दी। अब वो लिस्ट जो मीडिया को शेयर की गई उसमें तो मिर्जा अफरीदी साहब का नाम भी था, उसमें मिशाल यूसुफजई का नाम भी था, उसमें फैसल जावेद साहब का नाम भी था, लेकिन उसमें मिर्जा अफरीदी के जगह पर खुरम ज़िशान या फिर जो इरफान सलीम साहब पेशावर के इनके ओहदेदार हैं, इनके नाम शामिल नहीं थे। उसके बाद से एक चक्कलिश शुरू हो गई कि जनाब नजरियाती कारकुनों को क्यों आप लोगों ने साइड पे किया है। अब चूंकि अलीमा खान साहिबा ये बता चुकी थी कि इमरान खान साहब का तो पैगाम ये कि पार्टी खुद ही इसके ऊपर मुशावरत कर ले, तो इसका मतलब ये था कि अभी इसमें गुंजाइश बाकी है और जो पार्टी के लोग हैं वही अगर हतमी फैसला कर रहे हैं तो उनसे मजीद निगोशिएट किया जा सकता है, दबाव डाला जा सकता है कि जी नजरियाती कारकुन जो है आप उसको इस सिलसिले में आगे रखें। और जो ऐसे लोग मुश्किल वक्त में छोड़ गए थे, बाद में भले उन्होंने ज्वाइन भी किया है, तो उनकी जगह नजरियाती कारकुन जिन्होंने जेलें भी काटी हैं, जिन्होंने 20-20 साल पार्टी को दिए हैं, उनको क्यों ना सेनेट के टिकट मिले। तो इसके ऊपर जो है वो एक टसल शुरू हो गई। और हमने ये भी देखा जो पेशावर के कारकुनान हैं उन्होंने एहतजाज भी किया। कल भी उनका एहतजाज हुआ, आज भी उन्होंने एहतजाज किया। और अब उन्होंने ये तक कहा है कि हम असेंबली के बाहर और अंदर दोनों जगह पे एहतजाज करेंगे अगर इरफान सलीम को टिकट ना दिया गया। खुरम ज़िशान साहब के हवाले से भी सोशल मीडिया पर बड़ी कैंपेन चल रही है और बहुत से लोगों का ख्याल है कि उनको जो है टिकट देना चाहिए। और इमरान खान साहब के ये वो लोग हैं जो नजरियाती लोग हैं, ये वो लोग हैं जो निडर लोग हैं, ये वो लोग हैं जो खुल के बात करते हैं, तो इनकी जगह पे किसी ऐसे बंदे को क्यों टिकट दिया जाए जिसके बारे में तासुर ये है कि वो इस्टेब्लिशमेंट का हामी है या इस्टेब्लिशमेंट का हिमायत याफ्ता है। अब ये सारी गुफ्तगू जब हो रही थी उसी दौरान आपको पता है कि इजलास भी मुनक़िद हुआ PTI का, और उसके अंदर अब वो सियासी कमेटी है या कोर कमेटी है, बहरहाल जो भी कमेटी है, उसके अंदर जो गुफ्तगू हो रही थी वो भी रिपोर्ट हुई, जिससे पता यही चल रहा था कि जो मिर्जा अफरीदी साहब हैं उनको अली अमीन गंडापुर साहब की भी सपोर्ट हासिल है, उनको बैरिस्टर सैफ की भी सपोर्ट हासिल है और उनको शेख वकास अकरम साहब की सपोर्ट हासिल है। तो ये सारी बातें जो हैं वो रिपोर्ट हो रही थी मुख्तलिफ रिपोर्टर्स के थ्रू। जबकि सलमान अकरम राजा साहब जो हैं वो मुसलसल ये स्टैंड ले रहे थे कि जो नजरियाती कारकुन हैं उनको टिकट दिया जाए। एक तो ये इमरान खान का विजन भी है, दूसरा इस वक्त जो बाकी कारकुन ग्राउंड पर मौजूद हैं जो इस वक्त वाकई एक बैटल पूरी लड़ रहे हैं, उनको भी हौसला मिले कि देखिए जी आप लोगों को हम इनकरेज कर रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं, आपके लिए रास्ते बन रहे हैं, तो उस चीज़ के लिए भी उनको एक्नॉलेज करना, उनकी जद्दोजहद को एक्नॉलेज करना भी ज़रूरी है। बहरहाल ये सारी जो भी गुफ्तगू थी उसके बाद इवेंचुअली एक लिस्ट फाइनल जारी की गई और बताया गया कि जी ये नाम फाइनल हो चुके हैं और उनमें एक दफ़ा फिर से खुरम ज़िशान या इरफान सलीम का नाम शामिल नहीं था। नूरुल हक कादरी साहब का नाम शामिल था, मिर्जा अफरीदी का नाम शामिल था, मुराद सईद का नाम शामिल था, सेनेटर फैसल जावेद का नाम शामिल था। तो ये नाम जरूर शामिल थे, लेकिन ये दो नाम जो कि कारकुन बहुत ज्यादा जिस पे जोर दे रहे थे, उनके लिए एहतजाज कर रहे थे, उनके नाम शामिल नहीं थे। और फिर ये भी कहा गया कि जी अब ये लिस्ट फाइनल हो गई है। लेकिन दूसरी तरफ इन कारकुनों की तरफ से जो ट्वीट्स की गई
इरफान सलीम साहब ने तो ये कहा कि जी बिल्कुल इस बारे में बात ज़रूर हुई है, हम बेशक हमें टिकट मिले या ना मिले लेकिन हम पार्टी के साथ हैं। लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि वो अपने कागजात नामजदगी वापस नहीं ले रहे। इसी तरह से जो खुर्रम ज़ीशान साहब हैं उनका भी यही कहना था कि हम पहले भी किसी ओहदे की लालच में तो नहीं पार्टी के साथ जुड़े हुए थे, लेकिन बहरहाल अगर ये सारा मामला जो है इस पर ही आके रुकना है कि जी बाकी जो मालदार लोग हैं वो आएँ और आके वो पार्टी के ओहदे बड़े संभालें, तो फिर इस तरह की चीज़ों के ऊपर हम बिल्कुल दस्तबरदार भी नहीं होते। तो ज़ाहिर ये लग रहा है कि ये दोनों भी अपनी फाइट लड़ रहे हैं। रात गए इनकी सलमान अकरम राजा साहब से भी एक मुलाकात हुई और उस मुलाकात में सलमान अकरम राजा साहब ने तहम्मुल से उनको सुना और उसके बाद ये यकीन दहानी कराई कि अली अमीन गंडापुर साहब से उनकी मुलाकात भी कराई जाएगी वज़ीर आला हाउस में और इस मामले को वहाँ पे फर्दर डिस्कस किया जाएगा। और अभी तक की इत्तलात के मुताबिक उन्हें वज़ीर आला हाउस ले जाया गया है, वहाँ पर ये एक मीटिंग जो है होगी जिसके अंदर फर्दर उनको या तो कायल कर लिया जाएगा या कायल हो जाया जाएगा। मेरा अंदाज़ा ये है कि अली अमीन इस बात के ऊपर डटे हुए हैं कि मिर्ज़ा अफरीदी साहब को सेनेटर बनवाना है, तो ये मुमकिन है कि ये इनको कुछ ऐसा बता दिया जाए कि चलें जी आप में से किसी को हम कोई यहाँ पे हुकूमत में एडजस्ट कर लेते हैं, किसी कोई ओहदा दे देते हैं, या ये भी हो सकता है कि किसी को कोई आगे की राह दिखा दी जाए, तो कुछ भी ऐसा हो सकता है। लेकिन बज़ाहिर ये नज़र नहीं आ रहा कि इनको टिकट दे दिए जाए। अगर ये टिकट इनको वाकई मिल जाता है तो ये तो कारकुनों की एक बड़ी फतह होगी। इसका मतलब ये है कि कारकुनों ने नज़रियाती कारकुनों के लिए जो एक स्टैंड लिया है उसके ऊपर उन्हें मजबूर किया कि क़यादत जो है उनको नज़रिए को अहमियत दे। और ये मेरा ख्याल है बाकी जो सियासी जमातें हैं उनके लिए भी बड़ा एक लर्निंग एक्सपीरियंस होगा। उन्हें भी ये देखना होगा कि हर वक्त आप अपनी क़यादत के सामने आंखें बंद करके और बहरे गूंगे बन के ना बैठें, बल्कि हक के लिए बात करें और उनको अच्छी बुरी बताएं कि आपकी राय क्या है, जो भी है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनकी जो लीडरशिप है वो तो बिल्कुल एक सियासी जमात को एक बिजनेस एंटरप्राइज की तरह चलाती हैं और वो अपना फैसला सुना देती हैं और कोई उसके ऊपर चूज रहा भी नहीं करता। अभी सेनेट के टिकट तो बाकी जमातों ने भी बांटे हैं, लेकिन आपने देखा है कि कहीं कोई तूफान उठा हुआ हो? तूफान इधर ही उठता है जो तूफानों वाली जमात है। यानी यहाँ का जो कारकुन है वो अपनी लीडरशिप को भी कटहरे में खड़ा करता है। ये नहीं है कि वो उसकी हर बात को बगैर किसी सोचे समझे और दलील के मानने के लिए तैयार हो। तो ये मुझे तो एक हेल्दी एक्सरसाइज लगती है। मेरे ख्याल से तो ये एक बहुत हेल्दी बात है कि कारकुन सवाल करें अपनी लीडरशिप से, और नजरियाती कारकुन के लिए लड़ाई कर रहे हैं तो ये तो और भी ज़्यादा अच्छी बात है। बहरहाल अब ये सारी गुफ्तगू हुई है, लेकिन इस दौरान अभी फाइनल नहीं है कि इन कारकुनों के साथ और इरफान सलीम साहब को टिकट मिलेगा या नहीं। लेकिन कुछ लोगों का ये भी कहना है कि मुराद सईद का टिकट वापस ले लिया जाए और उनकी जगह इन कारकुनों को एडजस्ट किया जाए, क्योंकि मुराद सईद साहब वैसे भी अगर वो सेनेटर बन भी जाएं तो वो आके हलफ भी नहीं लेंगे, वो आके पार्टिसिपेट भी नहीं करेंगे, कोई मुतहरिक किरदार तो अदा कर नहीं सकेंगे। तो बेहतर ये कि कोई ऐसा शख्स उनको रिप्रेजेंट करे जो कि कम अज़ कम जाके पार्टी की बात तो करे। तो ये अपनी जगह एक राय जो है वो मौजूद है। अब ये भी मुमकिन है कि मुराद सईद का टिकट विड्रॉ करके इनमें से किसी को एडजस्ट करने की कोशिश की जाए, ये भी बिल्कुल मुमकिन है। लेकिन ये बात जो है वो अभी चल रही है, ख़त्म नहीं हुई। जबकि मिशाल यूसुफजई साहिबा के हवाले से ये खबर कल ARY ने ब्रेक की कि जनाब बैरिस्टर सैफ जो हैं वो कह रहे हैं कि ये तो मिशाल यूसुफजई का नाम इमरान खान साहब ने अप्रूव किया है, इसको किसी सूरत रिमूव नहीं किया जाएगा। कुछ लोगों का कहना ये है कि जी बुशरा बीबी साहिबा जो है उनकी सपोर्ट हासिल है, इस वजह से मिशाल जो है उनको ये टिकट देने की बात हुई है। इसके ऊपर मुख्तलिफ राय हो सकती है, लेकिन बहुत से लोगों की एक जो ओपिनियन है वो यही है कि मिशाल यूसुफजई साहिबा की उस तरह की पार्टी की खिदमात भी नहीं है ना, वो कोई इतनी बहुत कैलिबर की या बहुत जैसे सानिया निश्तर साहिबा, चलिए पार्टी की कोई खिदमात नहीं, लेकिन वो एक बहुत बड़े कैलिबर की खातून थी और बहुत जिसको कहते हैं उन्होंने जो उनकी जिम्मेदारी थी उन्होंने इतने भरपूर तरीके से निभाई कि वर्ल्ड वाइड उनको जो है अप्रिशिएट किया गया और एक्नॉलेज किया गया। और वो तो फिर एक मतलब क्लास ही अलग है ना डॉक्टर सानिया निश्तर वाली। तो बहुत से लोग इस पे क्वेश्चन कर रहे हैं कि जी ये इनको रिप्लेसमेंट यही मिली थी कि मिशाल को आप जाके यहाँ पे सेनेटर ही डायरेक्ट बनवा दें, तो ये बात दुरुस्त नहीं है। तो बहरहाल इनके ऊपर भी क्वेश्चंस तो रेज हो रहे थे। बहरहाल ये सारी खबरें जो थी इनसे मुतालिक बैरिस्टर सैफ वाली जो बात थी, ये जो ARY के रिपोर्टर हैं नईम अशरफ भट्ट साहब बड़े सीनियर रिपोर्टर हैं, बड़ी एक्सक्लूसिव खबर
खबरें भी लेके आते हैं। इन्होंने ARY पे ये खबरें ब्रेक की, जिसके बाद एक हैरत अंगेज पेशरफ्त हुई और हमने देखा कि शेख वकास अकरम साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें उन्होंने कहा कि जी हम ARY का एक दिन के लिए बॉयकॉट कर रहे हैं क्योंकि इन्होंने एक प्रोपेगेंडा किया हमारे खिलाफ और गलत खबर चलाई। अब ये बिल्कुल ही एक मेरा ख्याल है कि गैर दानिशमंदाना फैसला था, इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, ये एक बिल्कुल बिला ज़रूरत बात थी जो शेख वकास अकरम की तरफ से हुई। भाई अगर आपको लगता है कि उन्होंने कोई गलत खबर चलाई है तो आप उसका डिनायल दे दें। हर पार्टी के पास ये हक हासिल है कि जी अगर कोई खबर गलत चलती है तो आप कह सकते भाई गलत खबर है, बेबुनियाद, ऐसी कोई बात नहीं है। इतना करना इनफ होता है और अगर वो वाकई गलत हो तो कुछ दिनों में पता चल ही जाता है। लेकिन इन्होंने सिर्फ इतना ही नहीं कि रिबटल पे इक्तफा करते बल्कि बॉयकॉट ही कर दिया। तो ये एक बड़ी अजीब बात थी कि दिन रात ऐसा होता है कि बहुत से चैनल्स जो हैं वो बहुत सी खबरें चला रहे हैं आजकल, तो गलत भी चलाते हैं, प्रोपेगेंडा भी करते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन हर चैनल का PTI बॉयकॉट तो नहीं कर रही होती। तो क्यों आप एक बिला वजह एक दिन का बॉयकॉट करके उनको ये मौका फराहम करें कि वो ये कह सकें कि हाँ जी देखें PTI कैसी जमात है वैसी जमात। और फिर ये हुआ ARY के जो आई डोंट नो डायरेक्टर न्यूज़ हैं या शायद मैनेजिंग डायरेक्टर, मुझे एग्जैक्टली उनका ओहदा नहीं पता, लेकिन अमाद यूसुफ साहब का नाम आपने सुना होगा। ये खुद भी जेल में रहे हैं जब पिछले अरसे में मुख्तलिफ लोगों के ऊपर क्रैकडाउन हुआ था। तो इन्होंने फिर इसके ऊपर जो शेख वकास अकरम साहब की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उस पर इतना अजीब व गरीब मैसेज किया कि मेरे लिए भी ये बड़ा हैरान कुन था कि अगर उन्होंने बॉयकॉट और वो भी एक दिन का कर ही दिया है तो आप उसको इग्नोर कर सकते हैं, जैसे कि बहुत सी चीज़ों को बहुत से चैनल्स इग्नोर करते हैं। लेकिन उन्होंने उसके ऊपर जनाब आके ट्वीट किया और कहा कि जी PTI तो ये बुलिंग कर रही है और अब वो वक्त आ गया कि तमाम चैनल्स इस बुलिंग के खिलाफ जो है वो खड़े हो जाएं और स्टैंड यूनाइट हो जाएं और ये और वो। अब ये एक मेरा ख्याल है कि इन्होंने ओन गोल किया। ये बिल्कुल इस तरह था कि आप ये कहते हैं कि जी आ बैल मुझे मार, तो ये बिल्कुल अमाद यूसुफ का ट्वीट इसी के मिसदाग था। मतलब एक ऐसे टाइम पे कि जब आपको पता है कि आपके चैनल्स की इस वक्त क्या हैसियत है, कंट्रोल्ड मीडिया है टोटल। आपका हाल ये है कि आपका अपना जो एक इस वक्त टॉप क्लास एंकर है काशिफ अब्बासी, उसको ऑफर किया हुआ है, आप उसके लिए तो स्टैंड ले ना सके भाई, क्यों फिर आपने ऑफर किया किसी दबाव के तहत? उन्हें आपके अपने चैनल्स पे 2-3 लोगों को सिर्फ अकोमोडेट किया हुआ है, वो सबको पता है कि जी वो किसके फरमाइश पे किया हुआ है, वहां पे तो आप स्टैंड ले नहीं सके। अरशद शरीफ को आपके चैनल ने निकाला, उस वक्त तो आप स्टैंड ले नहीं सके। और ये तमाम चीजों पे एक लंबी लिस्ट है कि कहाँ पे कैसे कैसे मीडिया ने कॉम्प्रोमाइज किया। और ये सिर्फ ARY ने नहीं किया, ये तो सब चैनल्स ने किया। तो उस वक्त आप लोग यूनाइट हुए नहीं, उस वक्त तो आप लोगों ने ये स्टैंड लिया नहीं कि जी हमारी पूरी जो आज़ादी है वो सलब हो रही है, तो हम सब इकट्ठे होकर इसके ऊपर स्टैंड लें। तब तो सारे के सारे चैनल्स PTV बन गए और आराम से लाइन में जी हुजूर करके खड़े हो गए। जब स्टैंड लेने का टाइम था तब लिया नहीं, और अब आप आके कह रहे जी हम PTI के खिलाफ स्टैंड ले भाई PTI के खिलाफ स्टैंड लेके आपको क्या मिल जाएगा भाई? PTI बड़ी कोई इस वक्त पावर में बैठी, वो तो खुद मार खा रही है हर जगह से। तो मतलब है कि आपने स्टैंड भी लेना है तो उसके खिलाफ लेना है जो कि कमजोर है, मतलब जिसका आपको पता है कि अभी आपका वो कुछ बिगाड़ नहीं सकती, तो आप उसके खिलाफ जो है वो आप उसका स्टैंड लेने बैठ गए। और जो प्रेशर्स असल में हैं आपके मीडिया को दरपेश, उसको तो आपने कभी उसका नाम भी नहीं लिया और कभी उसका खुल के इजहार नहीं किया। हालत आपके चैनल्स की है कि आप ना इमरान खान का नाम चला सकते हैं, ना आप उसकी तस्वीर चला सकते हैं, ना आप उसका पैगाम चला सकते हैं। हालत ये है। और आप लोगों को ये तक भी इवन बता दिया जाता है बाज़-औक़ात के जनाब गेस्ट आपने कौन से लेने और कौन से नहीं लेने। और इस तरह के हालात में आप ये भाषण देने आ जाएं कि जनाब हम तो जैसे बड़े फ्री मीडिया है और अगर हमें कोई चैनल या कोई सियासी जमात आके बुलिंग करेगी तो हम जी उसके खिलाफ खड़े हो जाएंगे। तो ये एक मज़हका खेज बात थी। बिल्कुल ये मेरा ख्याल है बिला ज़रूरत उनका तबसरा था और ये फिर उनके काफ़ी गले भी पड़ा। उसके बाद से मैं देख रही थी कि काफ़ी इसके ऊपर ARY के अगेंस्ट जो है वो एक पूरी चल रही थी मुहिम भी। वैसे ये भी अपने आप में एक अजीब वाक़या था। एक वक्त था कि जब ARY और PTI बड़े शीरो शक्कर थे आपस में और हर वक्त ARY के ऊपर PTI की कवरेज और PTI का नैरेटिव जो था वो प्रिवेल करता था। लेकिन आज जो है वो यहाँ तक सूरत हाल आ गई है कि PTI ARY का बॉयकॉट कर रही है, ये भी बिला ज़रूरत, और आगे से ARY PTI को बुलिंग का इल्ज़ाम लगा रहा है। तो अंदाज़ा लगाएं कि बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे। बहरहाल अब ये भी इस पे बात कर लें सेनेट इंतखाबात के हवाले से कि ये जो बिला मुकाबला इंतखाब की बात हो रही है ये भी एक बड़ी हैरत अंगेज बात है। उसकी वजह ये कि अगर हम नंबर गेम को देखें तो ज़ाहिर ऐसा लगता है कि PTI को 8 नशस्तें मिल सकती हैं सेनेट के इंतखाबात में। 11 में से 8 वो ले सकते हैं और 3 ऑपोजिशन ले सकती है।
लेकिन अगर हम बहुत भी सेफ साइड कहें तो फिर भी मेरे ख्याल से 7 नशिस्तें तो इन एनी केस पीटीआई की बनती हैं और 4 नशिस्तें ऑपोजिशन ले सकती है। लेकिन खबरें ये आ रही है कि एक एडजस्टमेंट हो रही है बिला मुकाबला इंतखाब के लिए ऑपोजिशन के साथ, जिसमें यह तय किया जा रहा है कि 6 नशिस्तें जो हैं वो पीटीआई को मिल जाएं और 5 नशिस्तें जो हैं वो ऑपोजिशन को मिल जाएं। अब आप अंदाजा लगाएं कि कहाँ 92 मेंबर्स हैं पीटीआई के और कहाँ वैसे तो 23 थी, लेकिन चलें अब 52 के करीब नशिस्तें हैं ऑपोजिशन की, आधी नशिस्तें उनसे हैं ऑपोजिशन की। लेकिन सेनेट में ये नंबर जो है वो सिर्फ एक नशिस्त से फर्क में जो है ये एडजस्टमेंट करने जा रहे हैं, यानी 7 के बजाय ये कह रहे हैं हमें 6 ही मिल जाएं तो बहुत हैं, आप 5 ले लें। तो ये भी बड़ा एक अजीबोगरीब मामला है कि क्यों इस पे लड़ नहीं रहे हैं। अब खबरें ये भी आ रही हैं कि शायद अली अमीन को कॉन्फिडेंस नहीं है कि जी कुछ लोग इधर उधर से उधर हो जाएंगे, क्योंकि जो मखसूस नशिस्तों का फैसला आया उसके बाद से ये कंफ्यूजन भी बरकरार है कि इनको दोबारा आज़ाद डिक्लेयर कर दिया हुआ है पीटीआई के मेंबर्स को। तो अगर ये सारे आज़ाद हैं तो फिर तो ये किसी को भी जाके ऑपोजिशन के मेंबर्स को भी वोट कर सकते हैं। और आपको पता है सेनेट में तो वैसे ही बड़े वोट खरीदने और जो है बेचने की बातें हो रही होती हैं। तो ये सेफ साइड के तौर पर किया जा रहा है कि जी वोटिंग की नौबत ही ना आए और जी बस अपनी अपनी एडजस्टमेंट के साथ ही कर लो और 6 पे ही इक्तफा कर लो। क्या अली अमीन गंडापुर साहब को इस तरह की कोई खौफ है कि उनके मेंबर्स जो हैं वो बिक जाएंगे और उनके साथ नहीं है? अगर ऐसा है तो मेरे ख्याल से तो ये बहुत ही अफसोसनाक बात है कि अगर पीटीआई के लोग अभी तक भी इतनी जद्दोजहद के बाद भी इस तरह की पोजीशन में भी आके ये सोच रहे हैं कि जनाब हमने वोट किसको देना है और किधर हमने बिकना है या नहीं बिकना, तो फिर बाकी पीछे रह क्या जाता है? तो फिर ये सारी जद्दोजहद का मकसद क्या है? तो ये एक अजीब, मेरे लिए तो बहुत हैरानकुन बात है कि अगर इस मकसद की वजह से जो है यहाँ पर ये बिला मुकाबला इंतखाब की बात हो रही है। लेकिन इससे लग ये रहा है कि पीटीआई एक अपनी जो नशिस्त जो कि वो हासिल कर सकती है उसको खोने के लिए भी तैयार है इवन। तो ये मेरे लिए भी हैरत अंगेज बात है। मुमकिन है कि इस बारगेनिंग में पीटीआई कोई ऐसा बेनिफिट ले ले, कोई ऐसी यकीन दहानी ले ले, यानी कि मौलाना को आप एक नशिस्त दे रहे हैं तो आप उन्हें कहें कि भाई ठीक है अब आप उनके खिलाफ अदम एतमाद नहीं लाएंगे या इस तरह, तो कोई मिल मिला के इस तरह चलने की कोशिश हो रही हो। तो ये भी मुमकिन है कि इसके पीछे कोई बारगेनिंग भी पूरी हुई हो। तो बहरहाल ये जो है वो एक नजर आ रहा है। बाकी जी अदालती खबरों में से 2-3 खबरें आपको दे देते हैं। एक तो जी कल कोई बड़ी महफिल शहफिल जमी हुई थी, सुना जंगी नगमों में जस्टिस सरफराज डोगर साहब ने कोई अपना मुस्तकिल चीफ जस्टिस बनने का जश्न मनाया और वहाँ पे जो तकरीर थी वो भी बड़ी फ़नी थी उनकी, कि मतलब कह रहे हैं कि जी मैं तो इंसाफ की फौरी फराहमी पे यकीन रखता हूँ, मेरी वजह से कोई बंदा जो है वो ज़्यादा देर जेल में ना रह जाए। अंदाज़ा लगाएं कि जो बंदा अपीलें फिक्स नहीं कर रहा है इमरान खान साहब की, फैसला तो दूर की बात है अपीलें समात के लिए नहीं लगा रहा, वो आके बातें बिल्कुल उसके उलट कर रहा होता है और फिर अंग्रेज़ी भी बोलने की कोशिश कर रहे थे। उस पर भी काफ़ी बात हो रही थी कि जी जब आपको अंग्रेज़ी नहीं ठीक से आती, नहीं आपकी गिरफ्त है, तो भाई आप उर्दू में बात कर लें, ऐसी क्या प्रॉब्लम है? वहाँ पे सारे अपने ही लोग बैठे हुए हैं, एक इंटरनेशनल इवेंट तो है नहीं है, कोई लोकल सा इवेंट है, तो क्या फ़र्क पड़ता है? लेकिन लिखी हुई तकरीर और वो भी इंग्लिश में, और वो भी फिर भी इतनी टूटी फूटी इंग्लिश में, तो उसके ऊपर भी सब क्वेश्चंस रेज कर रहे थे कि क्या स्टैंडर्ड है हमारे जजेस का, ये किस तरह इंग्लिश में फैसले लिख लेते होंगे। अब इस पे अलग एक सवाल है कि क्या वो फैसले भी खुद लिखते हैं या नहीं, लेकिन बहरहाल ये सारी कहानी। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि कहाँ ऐसे जजेस हमारे पास मौजूद हैं जिनको लोग बाहर बुलाते हैं। मैं अभी चंद दिन पहले देख रही थी कि मंसूर अली शाह साहब, आयशा मलिक साहिबा, बाबर सत्तार साहब, ये लोग बाहर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेज में जाते हैं, वर्कशॉप्स में जाते हैं, लोगों को इवन ट्रेनिंग दे रहे होते हैं, वहाँ पे स्पीचेस करते हैं, सेमिनार्स अटेंड करते हैं, वहाँ पे मुख्तलिफ कॉन्फ्रेंसेज में लोग इन्हें इन्वाइट करते हैं। इतना इनका एक कैलिबर है कि इंटरनेशनली लोग इनके तजर्बात से और ख्यालात से फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं। और दूसरी तरफ हम बदकिस्मत मुल्क के जहाँ पर हम जो आपके काबिल लोग हैं उनको हम साइड लाइन करते हैं, उनको हम जेलों में डालते हैं, उनको हम तकलीफ़ें पहुँचाते हैं, उनको हम साइड से हटाते हैं, रिश्तों से हटाते हैं और नाअहल नकम्मे लोगों को लाके हम ऊपर बिठा देते हैं। आज एक खबर ये भी आई है कि ये जो जस्टिस सरफराज डोगर साहब हैं, इन्होंने एक कमेटी भी बनाई है इंतजामी उमूर के लिए, और इन्होंने अगेन वो जो जितने सीनियर जजेस थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, चूंकि उन्होंने खत लिखने का एक जुर्म कर रखा है, तो उन तमाम जजेस को उन्होंने साइडलाइन करके जो नौमौलूद जजेस थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, उन सब के ऊपर मुश्तमिल कमेटी बना दी है। अब ये रिफ्ट आगे भी चलता नजर आ रहा है क्योंकि वो जजेस इनके साथ ना ही मीटिंग्स में शरीक होते हैं, ना ये जो अब ये खाना वाना ये वो चल रहा है उनमें भी वो शरीक नहीं होते, और उन्होंने इनके खिलाफ ज़ाहिर अपील भी कर रखी है सीनियरिटी के हवाले से। इस अपील में अब इमरान खान साहब भी शामिल हो गए हैं। सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने एक और पिटीशन दायर कर दी है, इंट्रा कोर्ट
कोर्ट पिटिशन है ये, जो जजेस की सीनियरिटी का मामला है, जिसमें जस्टिस सरफराज डोगर के हक में ऑलरेडी फैसला आ चुका है आईनी बेंच का। तो उन्होंने इसके खिलाफ जो है वो एक अपील फाइल किया है, उन जजेस ने भी किया है और इमरान खान साहब भी उसमें एक दफा फिर से पिटिशनर बन गए हैं। तो अभी ये जो किस्सा है आगे चल रहा है, लेकिन फिर वही बात के जहाँ पिटिशनें लगती हैं उसी आईनी बेंच के पास, और फिर वहां पे जो कुछ होता है हीरे जजेस के सामने वो आपको पता ही है। इसके अलावा जी आज मारंग बलोच साहिबा को भी जो है वो पेश किया गया अदालत में बड़े अरसे के बाद। 15 रोजा जिस्मानी रिमांड उनका मांगा गया, मिल भी गया, लेकिन वहां पर जो उनकी आमद थी, जो उनकी प्रेजेंस थी और जो उसमें उनका एक मुस्कुराना हंसना था, वो बहुत कुछ मानी खेज भी था। और मानी खेज इन द सेंस कि उसकी बहुत सिंबॉलिक अहमियत है। उससे पता चलता है कि आपने उनको नाजायज़ 4 महीने तो आई गेस हो ही चुके हैं कि उन्हें आपने कैद में डाल रखा है, लेकिन उसके बावजूद भी वो कहीं से कमज़ोर नहीं लगी, कहीं से परेशान नहीं लगी, कहीं से वो टूटी भी नहीं लगी, बहुत कंपोज थी, हंसती मुस्कुराती बात कर रही थी। और इवन उन्होंने जज से भी कहा कि भले आपने फैसला तो वही करना है जो आपको पहले से पहुंचा दिया गया, लेकिन मेरी बात आप सुन लें 2 मिनट। तो मतलब यानी इतनी वो कॉन्फिडेंट थी कि उन्हें पता था कि फैसला भी क्या आना है, लेकिन अब ये तमाम चीज़ें उन लोगों के लिए कोई हैसियत नहीं रखती। इतनी मुश्किलें पड़ चुकी हैं कि आसान हो चुकी हैं। तो उनकी जो स्ट्रगल है वो कंटिन्यू है, और जो उनकी मुस्कुराहट है वो आज बहुत डिस्कस हो रही थी हर जगह पे, और हर कोई ये बात कह रहा था कि अपने जबर के बावजूद भी रियासत उनको तोड़ने में कामयाब बहरहाल नहीं हो सकी। मिलते हैं आपसे अगले वीलॉग में, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।